नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम अध्ययन कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की, जो कि आर्थिक समीक्षा में औद्योगिक विकास के रूप में दिखाई देता है। और यह जो चैप्टर है न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बल्कि आरएस के एग्जाम के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जितने भी बिंदु पाठ्यक्रम में आरएस प्री 2023 में शामिल हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो या फिर कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के संदर्भ में हो, आधारभूत सूचना के संदर्भ में हो या फिर अन्य योजनाओं के संदर्भ में, तो हम जो है यहां पे न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि आरएस को भी टारगेट बनाकर इस सेशन को ला रहे हैं, ताकि आरएस में यदि कोई विद्यार्थी बैठता है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेके कोई भी प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछा जाए तो उसका गलत नहीं हो। और उसी श्रृंखला में आज हम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा क्या नीतिगत प्रयास किए गए, कौन सी नीतियां, कौन सी योजनाएं संचालित की गई है, उन पर बात करने वाले हैं। और वहां से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, कौन से पोर्शन को हमें समझना है, कौन से पोर्शन में हमें याद रखना है, और किस तरह से प्रश्नों का जो है निर्माण किया जा सकता है जो आर्थिक समीक्षा को आधार बनाकर पूछे जाने की संभावना है, उन सभी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो विशेष रूप से यह आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वरदान साबित होने वाली क्लासेज हैं। तो शुरुआत करते हैं औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। सबसे पहले एमएसएमई नीति 2022 यानी कि माइक्रो स्मॉल मिडल इंडस्ट्री नीति 2022। अब सिंपल सी बात है, 2022 में यह नीति घोषित की है, तो अब इसको लेके क्या प्रश्न बनता है, पहले उसको समझना कि सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास। अब सभी श्रेणी कौन से, यह ध्यान रखना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इसमें वृहद उद्योग शामिल नहीं होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इन उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 को दिनांक 17 सितंबर 2022 को जारी किया गया। इसका मतलब है, यह ध्यान रखना, सबसे पहला प्रश्न आएगा सूक्ष्म राजस्थान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम नीति 2022 कब जारी की गई, या यहां कहें कि कब लागू की गई, तो यहां की गई है 17 सितंबर 2022। अब 17 सितंबर, जिसे हम विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाते हैं, साथ ही 17 सितंबर को जो है
17 सितंबर यह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम या उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ध्यान रखना, यह जो है सूक्ष्म राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 17 सितंबर को ही शुरू क्यों की, तो इसके पीछे कारण है कि 17 सितंबर को प्रतिवर्ष सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है, या विश्वकर्मा जयंती को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए यह कब शुरू हुई है, 17 सितंबर को शुरू की गई। तो पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि ESME नीति राजस्थान में कब लागू की गई, तो 17 सितंबर 2022 को लागू की। क्लियर हो गया। अब दूसरा, इसके बाद आगे इस नीति के अंतर्गत उद्योगों के लिए, कौन से उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भूमि, बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया और SMSE क्लस्टर का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, निर्यात प्रोत्साहन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के प्रावधान शामिल है। अब ये प्रावधान आपको याद नहीं करने, सीधा सा है। इस नीति का जो अर्थ है या इस नीति का जो संबंध है, वह सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, उनका विकास करना, उनके लिए विकास के लिए जो भी भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि है, आधारभूत सुविधाएं हैं तो उनका विकास करना, निवेश को प्रोत्साहन करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना और उनके विपणन को भी प्रोत्साहन करना, साथ ही जो अच्छे कार्य करते हैं तो उनको प्रोत्साहित और पुरस्कार देना, ताकि इन उद्योगों का क्या हो, विकास हो, इसमें निवेश भी बढ़े, ताकि और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े। तो केवल आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यह नीति राजस्थान में कब जारी की गई या लागू की गई और उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साथ ही महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त जन उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान है। यहां इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि इसमें किसके लिए विशेष प्रावधान है। इस नीति के अंतर्गत आपको विशेष प्रावधान जो मिलेंगे वह किसके लिए हैं, एक तो महिलाओं के लिए, उसके अलावा SC और ST के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति, और उसके बाद क्या है, निःशक्त जन। निःशक्त जनों को शामिल किया गया, यानी कि इसमें इन चार के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किए गए। तो अब यहां से जो प्रश्न बनने की संभावना है वह आपसे पूछा जाएगा, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि MSME नीति 2022 कब लागू की गई, या फिर पूछा जाएगा इसमें किसके लिए विशेष प्रावधान है, महिलाओं के लिए है, SC ST के साथ साथ निःशक्त जन के लिए भी है। अब इसके अलावा हो सकता है वह आपको अल्पसंख्यक लिख ले, तो अल्पसंख्यक के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, और इसके अलावा अन्य कोई भी लिख ले तो वह उनके लिए विशेष प्रावधान नहीं है। प्रावधान तो सबके लिए है, लेकिन विशेष प्रावधान केवल इन चार के लिए है, शेष के लिए नहीं है। तो एक तो आपको यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति 2022। पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, कि जब हमने 17 सितंबर 2022 को, अब यहां समझना, 17 सितंबर 2022 को सूक्ष्म
नीति 2022 क्या की, जारी की। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब इसमें सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग किसे कहेंगे, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म उद्योग है, कौन सा एक लघु उद्योग है और कौन सा एक मध्यम उद्योग है। अब ध्यान रखना, यह कहलाता है निवेश के आधार पर। अब समझना, निवेश के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार के यानी कि जो सूक्ष्म है, लघु है, मध्यम उद्योग है, ये सभी उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं, निवेश। अब जब हम राजस्थान के उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो उद्योगों का वर्गीकरण हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, जिसमें हम कृषि आधारित उद्योगों का अध्ययन करते हैं, खनिज आधारित उद्योगों का अध्ययन करते हैं, रसायन आधारित उद्योगों का अध्ययन करते हैं और अन्य इंडस्ट्रियल या अन्य औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है निवेश के आधार पर कि हम किसी उद्योग में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। निवेश के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार के उद्योग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्रीज, उसके बाद है लघु उद्योग जिसे हम स्मॉल इंडस्ट्रीज कहते हैं, और तीसरी है मध्यम उद्योग जिन्हें हम मिडल इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसके अलावा एक तो होते हैं वृहद उद्योग और एक होते हैं कुटीर उद्योग। लेकिन निवेश के आधार पर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उद्योग हैं। अब जो 3 प्रकार के उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, अब इनके में देखिए 1 जुलाई 2022 को इन उद्योगों के वर्गीकरण के जो मापदंड थे उनमें परिवर्तन किया गया। अब कब परिवर्तन हुआ है यहां ध्यान रखना, 1 जुलाई 2020 से हम बात करेंगे कि 1 जुलाई 2020 को राजस्थान में जो निवेश आधारित उद्योग थे इनके मापदंडों में, इसके वर्गीकरण के जो मापदंड थे उनमें परिवर्तन हुआ है। और वही परिवर्तन हमसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म उद्योग किसे कहेंगे, यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज किसे कहा जाती है, कि वह उद्योग। अब समझना, सूक्ष्म उद्योग का मतलब है ऐसा उद्योग जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों के में निवेश जो है वह कितना होगा, 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा। यानी कि इस तरह से याद रखना है आपको कि कोई भी उद्योग है उसमें मशीनरी के रूप में कितना खर्च किया जा रहा है और सेवा क्षेत्र में यानी कारोबार के रूप में कितना खर्च किया जा रहा है। यदि कोई भी उद्योग जिसमें मशीनरी जो है वह 1 करोड़ रुपए तक और उसके बाद कारोबार या सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक का यदि क्या होता है, निवेश, यानी कि पैसा लगाया जाता है किसी भी उद्योग में, मशीनरी के रूप में 1 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र या कारोबार के क्षेत्र में जो है 5 करोड़ रुपए तक का यदि निवेश किया जाता है तो वह उद्योग किसमें आएगा, माइक्रो इंडस्ट्रीज में आता है। यानी कि इसमें मशीनरी और सेवा क्षेत्र में 1 करोड़ और कारोबार में 5 करोड़। पॉइंट क्लियर। इसके बाद आता है दूसरा लघु। अब इसमें देखिए बात करते हैं निवेश की। लघु उद्योग के अंतर्गत अब समझना, ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में तो कितने 10 करोड़,
10 करोड़ रुपए तक का अपन खर्च कर सकते हैं, और सेवा सेक्टर यानी कि कारोबार के क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए तक का यदि हम खर्च करते हैं तो वह किस में आएगा? लघु। और इसके बाद है मध्यम उद्योग, और मध्यम उद्योग में जो है हम यदि निवेश की बात करें तो इसमें 50 करोड़ रुपए तो इसके लिए यानी कि मशीनरी के लिए, और 250 करोड़ रुपए यहां सेवा क्षेत्र के रूप में। यानी देखा जाए तो 1:5 में खर्च हो रहा है, यह ध्यान रखना। किसमें हो रहा है? 1:5 में, कि 1 करोड़ इसमें है तो 5 करोड़ इसमें होंगे, 10 करोड़ इसमें है तो 50 इसमें होंगे, 50 इसमें है तो 250 करोड़ रुपए इसमें होंगे। यहां देखिए 50 और इसमें जो है 250 करोड़। $250 करोड़। $250 और यहां पे 50 करोड़। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। प्रश्न सदैव हमें डेफिनेशन के रूप में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्योग में शामिल है। उसमें हमें केवल जो आपको डाटा दे रखे हैं उसका पहले तो आपको चेक करना है राशि। पॉइंट क्लियर हो गया? 1, 5, 10, 50, 50, 250, यानी कि राशि 1:5 में होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में 1:5 में राशि नहीं है वह इनमें शामिल नहीं होगा। जैसे किसी ने लिखा 2 करोड़ 10 करोड़, अब 2 और 10 अब समझना 1:5 में है, शामिल होगा। 25 125 तब भी शामिल होगा, क्योंकि उसमें राशि कितनी है? 1:5 में। लेकिन राशि का जो है अंतर है, यहां जो सीमा है वह पता होनी चाहिए कि 1 करोड़ रुपए तक है मशीनरी में है तो सूक्ष्म में होगा, और 5 करोड़ तक है तो वह सेवा सेक्टर में शामिल होगा। यदि मानो लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए, तो क्या यह सूक्ष्म में लागू होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ मशीनरी में तो सही है, लेकिन यहां पर 5 करोड़ ही होना चाहिए, 6 करोड़ वाला इसमें शामिल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसीलिए ध्यान रखना कि निवेश के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार के उद्योग है। अब देखिए, निवेश के आधार पर उद्योग हमारे राजस्थान में ज्योग्राफी में केवल उद्योग दे रखे हैं, और आर्थिक समीक्षा में आपके दे रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में बात करेंगे तो वहां पर आपको दे रखे हैं राजस्थान सरकार के कौन कौन से उद्योग यानी उपक्रम हैं, यानी जो स्वामित्व के आधार पर पड़ते हैं, जिसमें भारत सरकार के हैं, राजस्थान सरकार के हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। तो राजस्थान सरकार वाले उसमें पूछे जाएंगे, जबकि जब हम आर्थिक समीक्षा में बात करेंगे तो हमें निवेश के आधार पर पूछे जाएंगे। तो एक तो आपको सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति कब लागू की यह क्लियर होना चाहिए, और दूसरा 1 जुलाई 2020 से राजस्थान के जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के वर्गीकरण का जो मापदंड जो परिवर्तन किया गया है, यह आपको एकदम क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और शायद मेरे हिसाब से अब आपका कोई भी प्रश्न इसके संबंध में गलत नहीं होगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नए मापदंडों के अनुसार किस प्रकार से हैं, या निवेश के आधार पे सूक्ष्म में कितना निवेश होगा, लघु में कितना होगा और मध्यम में कितना होगा। ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी का अनुपात 1:5 होगा। यह विशेष रूप से ध्यान रखना। यदि आपको कोई डाटा भी दे दे, आंकड़े भी दे दे, तो आप चारों ऑप्शन में पता करना कि 1:5 में वह है या नहीं है। यदि नहीं है तो वह इनमें शामिल नहीं होगा। देखिए, यह 1:5 में, यह भी 1:5 में, और यह भी 1:5 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। इसके बाद हमें क्या पूछा जाएगा? देखिए, इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट,
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसे कहा जाता है MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्योगों में के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ किया। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह याद रखना है कि यह प्रारंभ कब की गई, तो यह प्रारंभ की गई 13 दिसंबर 2019 से यह प्रारंभ की गई। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई, पॉइंट क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसको शामिल किया गया है। इसमें केवल विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं। अब इसमें कृषि सेक्टर नहीं आएगा, यह ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कृषि सेक्टर शामिल नहीं है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र होगा, सेवा और व्यापार क्षेत्र यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जो कार्य हैं या उद्योग हैं वो शामिल होंगे। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां इसमें शामिल नहीं है। अब इनके विकास करना या फिर इनका आधुनिकीकरण करना, विस्तार करना या विविधीकरण करना, उसके लिए इस योजना का जो है कितना है 10 करोड़ रुपए तक, कितनी 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि यह कब शुरू हुई, इसमें किसको शामिल किया गया और इसमें कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने की यह योजना। अब इसके बाद है, इसके अंतर्गत उद्यमों को 25 लाख रुपए तक ऋण पर 8%। अब समझना, यदि ऋण जो है वह 25 लाख रुपए तक है तो 8%, क्लियर। यदि ऋण जो है वह 5 करोड़ रुपए तक है तो 6%, और यदि 10 करोड़ रुपए तक है तो 5% जो है वह ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। यहां क्या ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। यह ध्यान रखना कि इसमें जब प्रश्न आएगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें सत्य और असत्य कथन को लेकर ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न, यह कब शुरू हुई, तो 13 सितंबर 2019 को शुरू हुई। इसमें किसको शामिल किया गया, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र को शामिल किया गया। और इसमें कितने रुपए तक ऋण दिया जाएगा, तो इसमें 10 करोड़ रुपए तक का ऋण, अधिकतम कितना 10 करोड़।
लेकिन ध्यान रखना, यदि आप 25 लाख रुपए तक का ऋण देते हैं तो 8% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ तक लेते हैं तो 6% और 10 करोड़ तक लेते हैं तो 5% ब्याज पर अनुदान देने की इसमें प्रावधान है। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में दौरान 6,566 उद्यमों को 1200.47 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। अब यह राशि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यानी कि राजस्थान में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अब देखिए गलती कहां होगी, गलती होगी यहां पर। आपको याद रखना है 10 करोड़ तक 5 यानी अधिकतम सीमा तक लेता है तो 5 करोड़ 5% की छूट होगी। यदि उसकी आधी सीमा तक लेता है तो 6, और यदि 25 लाख तक होता है, अब हो सकता है वह यहां पर 1 करोड़ कर देगा। और यहीं से प्रश्न की कि यह जो राशि है, इस राशि में कहीं ना कहीं वह बदलाव करके आपसे पूछ सकता है, और विशेष रूप से बदलाव जो मिलेगा वह आपको इस आंकड़े में बदलाव मिल सकता है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए तक 5 करोड़ तक है, लेकिन यहां पर 25 लाख रुपए तक 8% है। अब यहां पर वह 1 करोड़ भी लिख देगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना। क्लियर हो गया? एक तो या अब इसके बाद और क्या पूछा जाएगा, आगे चलते हैं। इसके बाद है राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, यानी कि आपसे अब राजस्थान सरकार ने 2019 में राजस्थान सूक्ष्म लघु उद्यम अधिनियम के रूप में पूछा जा सकता है फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। अधिनियम 2019। अब सबसे पहले तो यह अधिनियम जो कि राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के संबंध में जो अधिनियम 2019 है, यह कब लागू किया गया, यह ध्यान रखना 17 जुलाई 2019 को यह क्या किया गया। एक तो यह अधिनियम याद रखना, यह राजस्थान में कब लागू हुआ, तो 17 जुलाई 2019 को। क्लियर हो गया? और इसके बाद एक और ध्यान रखना, इसके लिए एक वेब पोर्टल जो है वेब पोर्टल कब जारी किया गया, तो यहां जारी किया गया था 12 जून। ये दो चीजें ध्यान रखना कि राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लगाने और उसके ऑपरेशन यानी उसको चलाने के लिए एक कानून बनाया गया 2019 में, जो कि राजस्थान में 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ। और इसके लिए या इसके अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए एक वेब पोर्टल भी जारी किया गया जो 12 जून 2019 को। तो वेब पोर्टल पूछा जाएगा तो 12 जून 2019, और अधिनियम कब लागू हुआ, तो 17 जुलाई 2019 को। अब इसमें सीधा आपको यह याद रखना है कि इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 2694 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए।
एवं उनको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें ध्यान रखना, किस किस को पावती प्रमाण पत्र, पावती प्रमाण पत्र कितने जारी किए गए हैं, तो इनमें डाटा दे रखे हैं कि 1511 सूक्ष्म उद्योगों को जारी किए गए हैं, 762 लघु उद्योगों को जारी किए गए हैं और 421 मध्यम को जारी किए गए हैं। टोटल कहा गया है 2694 जो है पावती प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अब इसमें आपको केवल ये दो चीजें याद रखनी है, डेटें 17 जुलाई 2019 और 12 जून 2019। एक में अधिनियम लागू हुआ, दूसरे में उसका वेब पोर्टल जारी किया गया। क्लियर हो गया? चले आगे। इसके बाद आता है अगला पॉइंट्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। याद करके जाना विशेष रूप से, क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। अब इसमें हमें क्या पूछा जा सकता है, हम उन पर बात करें। सबसे पहले तो यह योजना कब लागू हुई, तो इस योजना को अधिसूचित किया गया या लागू जो किया गया वह किया गया था 8 सितंबर 2022 को। तो पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई, तो 8 सितंबर 2022 को लागू की गई। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा यहां पर ध्यान रखना, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक उद्यमों को 25 लाख रुपए से कम ऋण पर 9%। अब यहां पे समझना, इसमें किस किस को शामिल किया गया है, एक तो एससी और एक एसटी उद्यमों को शामिल किया गया, जो कि 25 लाख रुपए से कम ऋण लेते हैं। 25 लाख रुपए से कम ऋण लेते हैं तो उन्हें 9% ब्याज पर क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। यदि 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक यदि ऋण लेता है तो उसे 7% ब्याज पर क्या मिलेगा, अनुदान। और यदि 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक यदि ऋण लेता है तो उसे 6% ब्याज पर जो है अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यह भी ध्यान रखना है। अब देखिए, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसमें अंतर ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि दोनों को मिक्स करके अनुदान पूछा जाता है। उसमें अनुदान 8, 6
और 5 का है, जबकि इसमें 9, 7 और 6 का है। तो 6 तो दोनों में कॉमन होंगे, लेकिन 8 और 5 मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आएंगे, जबकि 9 और 7 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया? अब यहां एक और ध्यान रखना, इसके अलावा 25% या 25 लाख रुपए तक, यानी कि यह परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए जो भी कम हो उसमें मार्जिन मनी अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान राशि दे होगी, जबकि लघु उद्यम मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में मार्जिन मनी अनुदान राशि का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें जो परियोजना की लागत होगी उसका 25% या 25 लाख रुपए तक जो भी कम होगा उसमें मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, लेकिन उसमें मार्जिन मनी अनुदान का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसीलिए ध्यान रखना, हो सकता है वह डाटा वही लिख दे लेकिन साथ में उस योजना में मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान जोड़े, तो मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में नहीं है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में मार्जिन मनी अनुदान राशि देय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह कि वर्ष 2022-23 में समस्त जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्रों को संबंधित वर्ग के उद्यमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 1000, अब इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य वर्ष 2022-23 में कितना रखा गया है? 1000 उद्यमों को क्या करना है? इस योजना का लाभ देना। अब यहां पर एक शब्द आया है जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कितने हैं? एक तो ये ध्यान रखना और एक याद रखना उपकेंद्र। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कितने हैं? तो राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कितने? 36 तो जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र हैं, जबकि उप केंद्र की बात करें तो राजस्थान में कितने हैं? 8 उप केंद्र है। तो यहां भी प्रश्न याद रखना कि राजस्थान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कितने हैं? 36 हैं, और उप केंद्र कितने हैं? 8 हैं। उन सभी को यह कहा गया, यानी 36 और 8 कितने हो गए? 44। 44 जो केंद्र है, इन केंद्रों में कुल कितने रखे गए? अब सॉरी, इसमें समस्त जिला और वाणिज्य केंद्र को ही शामिल किया गया, यानी कि 36 उद्योग और वाणिज्य केंद्र को लक्ष्य कितना दे रखा है? 1000, कि 1000 जो है दलित या आदिवासी जो उद्यमी है, यानी SC ST उद्यमी है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए। तो एक तो लक्ष्य याद रखना है, एक इसमें कितना ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा, और यह योजना कब लागू हुई है, इसको लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चले आगे। इसके बाद हमें और क्या पूछा जा सकता है? इसके बाद है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। अब हालांकि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की जगह 2022 भी आ चुकी है, तो 19 और 22 का जो तुलनात्मक अध्ययन है वह हमें करना है, और उसी के आधार पर प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं उन पर बात करनी है। सबसे पहले तो हमें यह योजना कब शुरू हुई? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन
योजना 2019। अब ये लागू कब हुई? यहां 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब लागू हुई? 17 दिसंबर 2019 को। हालांकि अब 2019 का विस्तृत रूप आ गया है 2022, तो 2022 को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन 19 में क्या थे और 22 में क्या प्रावधान है, उनमें जो अंतर होगा वही अंतर हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए समझना, यहां कब शुरू हुई? 17 दिसंबर को यहां शुरू हुई। अब इसके अंतर्गत इस योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, इसमें किसको शामिल किया गया है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश, यदि हम विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में न्यूली इन्वेस्ट करते हैं, नवीन निवेश करते हैं, तो 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक एसजीएसटी में 75% तक पुनर्भरण, एसजीएसटी में 75% तक पुनर्भरण। उसके अलावा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में 7% तक क्या है? छूट। 100% की छूट। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए डीबीआर अंबेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान दिया जाएगा। यानी कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम योजना में जो भी है उसका भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अब हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जो कि 17 दिसंबर 2019 को लागू हुई, इसमें 2 क्षेत्र में यदि हम नए उद्योगों के अंतर्गत यानी कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जीएसटी के एसजीएसटी के अंतर्गत हमें 75% तक और विद्युत स्टाम्प और मंडी शुल्क में 7% तक की क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। अब इसी को ही 2022 के तहत किस तरह से पूछा जा सकता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अब इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, अब इसको समझना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 राजस्थान में तीव्र स्थायी संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब शुरू की गई? 7 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना, वहां पे 17 दिसंबर 2019 था, यहां 7 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसमें
5 उद्देश्य दिए गए। सबसे पहला है विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना, यानी इसमें भी दो ही सेक्टर हैं, विनिर्माण और सेवा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्योगों में जो है ना 15% की वार्षिक विकास दर, वार्षिक वृद्धि दर से क्या करना, विकास। उसके बाद संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। यहां ध्यान रखना, यहां पूछा जा सकता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का लक्ष्य है, तो 2027 तक क्या लक्ष्य रखा गया है, 2027 तक 10 लाख लोगों को जो है क्या देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह एक तो है कि इसका लक्ष्य कितना है, तो इसके अंतर्गत 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कब, 2027 तक, यहां ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो क्लियर। अब बात आती है कि 2019 और 2022 में अंतर क्या है, तो अंतर ध्यान रखना, क्षेत्र वही है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, लेकिन अंतर आपको मिलेगा यहां से कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अब जो 2019 के प्रावधान थे, अब उनको 2022 के संदर्भ में पढ़ना है। क्या क्या थे, अब इसमें देखिए, इसमें थर्ड सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला उद्यमों को अतिरिक्त परिलाभ मिलेगा। अब 19 में किसको दिया गया था, एससी और एसटी को दिया गया था, यह ध्यान रखना। एससी और एसटी को जो है भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें एससी एसटी के साथ साथ एक तो महिला, किसको मिलेगा, महिला को, उसके अलावा जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं उनको, और उसके अलावा सनराइज सेक्टर, अब यहां पर ध्यान रखना, सनराइज उद्योग विशेष रूप से पूछा जाता है और ये तो आरएस में कई बार आया है, मेंस में भी पूछा गया है। सनराइज उद्योग 15 शब्द में लिखिए। अब सनराइज उद्योग किसे कहते हैं, ऐसे उद्योग जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही अधिक क्या कर लेते हैं, प्रगति कर लेते हैं, उन्हें हम सनराइज उद्योग, यानी कि उगते हुए सूरज की तरह जो है, जिसमें विशेष रूप से प्लास्टिक उद्योग थे। अभी वर्तमान में बात करें तो सॉफ्टवेयर उद्योग सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है, और कोरोना ने जो ऑनलाइन एजुकेशन है यहां अपने आप में एक तरह से सनराइज उद्योग की तरह डेवलप हो रही है। तो इसीलिए सनराइज उद्योग को विशेष रूप से पढ़ के जाना कि ऐसे उद्योग जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही अधिक जो है विकास कर लेते हैं, अधिक जो है गतिशील होते हैं, प्रगति कर लेते हैं, उन उद्योगों को हम सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं। तो सनराइज उद्योगों को भी शामिल किया गया, और इसके अलावा थर्ड सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया। तो विनिर्माण और सेवा तो है ही है, उसके अलावा सनराइज उद्योग भी इसमें शामिल होंगे और महिलाएं भी इसमें शामिल होगी, जो कि 2019 में यह शामिल नहीं थी। इसके बाद आता है, देखिए, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज। इसमें क्या रखा है कि जो भी 50 करोड़ से अधिक निवेश करेगा उनमें प्रोत्साहन क्या मिलेगा, परिसंपत्ति निर्वहन प्रोत्साहन, यानी कि निवेश सब्सिडी, पूंजीगत अनुदान तथा टर्नओवर में एक चुनने का विकल्प, विशेष प्रोत्साहन में रोजगार सृजन पर अतिरिक्त परिलाभ, हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कौशल और छूट। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विद्युत शुल्क, अब इसके अंतर्गत समझना, विद्युत शुल्क, उसके बाद मंडी शुल्क,
मंडी कर या मंडी शुल्क, भूमि कर, भूमि कर में 7 वर्ष के लिए 100%, यानी कि इसमें 7 वर्ष के लिए 100% क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। इसके अलावा स्टांप ड्यूटी में 75%, स्टांप ड्यूटी में 75% और 25% राशि पुनर्भरण, रूपांतरण शुल्क में 100%, रूपांतरण शुल्क में 100%। अब यहां समझने की बात है नहीं कि हम सीधे अपने क्वेश्चंस पर आते हैं कि हमें क्या पूछा जाएगा। अब यहां पे समझना क्या प्रश्न बन सकता है। देखिए, हमने यहां 2019 को पढ़ा। अब 2019 में 7 वर्ष के लिए विद्युत, स्टांप और मंडी, इन तीनों में 100% था। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन जब हम इसी के अंतर्गत देखिए 2022 की बात करते हैं, यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2022, इसमें केवल विद्युत, मंडी, रूपांतरण और भूमि, इनमें जो है क्या दी जाएगी, 100% की छूट दी जाएगी। स्टांप ड्यूटी देखिए, स्टांप ड्यूटी में 75% की ही छूट दी जाएगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2022 के अंतर्गत निम्न में से किसे 100% छूट में शामिल नहीं किया गया है। तो स्टांप ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है, विद्युत, मंडी, रूपांतरण और भूमि को तो शामिल किया गया है, लेकिन स्टांप ड्यूटी को नहीं किया गया। जबकि 2019 वाले में स्टांप ड्यूटी 100% छूट के अंतर्गत आती थी। इसमें कितनी आएगी, 75% छूट के अंतर्गत आएगी। और यहां हमें जो है इस योजना के संदर्भ में ध्यान रखना, इस योजना को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि यहां एक तो कब शुरू हुई और इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, 2 तो ये, तीसरा इसका उद्देश्य है संतुलित और समावेशी क्षेत्र विकास, और चौथा आपको यह रखना है कि किस में 100% छूट है और स्टांप ड्यूटी में 100% नहीं, 75% छूट है। और इसी को आधार बना के पूछा जाएगा कि कौन सा कथन इसके संदर्भ में सत्य और असत्य। तो आज जो हमने राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक सेक्टर यानी कि जो उद्योग क्षेत्र है उसको लेके आर्थिक समीक्षा में जिन योजनाओं और नीतियों का उल्लेख था उनके संदर्भ में हमने अध्ययन किया, और वहां से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है। विशेष रूप से एक तो भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना। एक याद करना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, लेकिन उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है 2019 के साथ। तीसरा आपको याद करना है राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अधिनियम 2019 और राजस्थान सूक्ष्म लघु उद्योग नीति 2022 कब लागू हुई और उसमें किसको शामिल किया जा रहा है और उसकी क्या विशेषताएं, इनको लेके जो प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चित रूप से या तो डायरेक्ट फैक्ट यानी डेट पूछी जाएगी कि यह कब लागू हुई है या नहीं हुई है। पहला पॉइंट ये, तो आप सबसे पहले तो डेट और योजना का नाम, नीति का नाम लिख दीजिए कि कौन सी डेट को, 2019 में कौन सी हुई, 2020 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ है। केवल 3 के संदर्भ में आपको क्लियर करना है। इसके बाद दूसरा 19 और 22 में कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन करना है, और विशेष रूप से जो एक हमने पढ़ा है कौन सी, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना और भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इन दोनों में तुलनात्मक क्या है
यानी कि ब्याज छूट कितनी है, इस पर आपको विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि 4 योजनाओं को आप 2 के संदर्भ में पढ़ के जाना पड़ेगा, यानी तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। और 2 जो है, एक अधिनियम और एक नीति, यह आपको पढ़नी पड़ेगी कि राजस्थान सूक्ष्म लघु उद्योग नीति 2022 कब लागू हुई और राजस्थान सूक्ष्म लघु उद्योग अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, इसको आप विशेष रूप से देख के जाए। ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने औद्योगिक विकास को लेके बात की। और इसी प्रकार हम जो है निरंतर क्लासों को लेके आएंगे कि केवल हमको एक निर्धारित समय सीमा में सिलेबस पूरा नहीं करना है, हमें हर एक टॉपिक को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और एग्जाम तक पढ़ना है। क्योंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगस्त में पूरी हो जाएगी क्या इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए, यदि हम आरएस की बात करें, 1 अक्टूबर को जो आरएस का एग्जाम होने वाला, उसके लिए तो हम निरंतर यह कहेंगे कि हम निरंतर 15 सितंबर तक इस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं है, लेकिन आरएस में हमें पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए उनको हम जो है किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में तो है लेकिन भूगोल में पूछे जाएंगे। तो ऐसे जो टॉपिक जो इकोनॉमिक सर्वे में है और भूगोल के अंतर्गत पूछे जाएंगे, तो उनको हम भूगोल के अंतर्गत राजस्थान भूगोल में ही पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत या राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उनको शामिल नहीं करेंगे। जैसे राजस्थान के उद्योग दे रखे हैं कि राजस्थान यानी राजस्थान राज्य सरकार के संबंधित सार्वजनिक उपक्रम कौन से हैं, तो वहां हम राजस्थान के उद्योगों में ही पढ़ेंगे, हम यहां पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम राजस्थान के उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम कच्चे माल के आधार पर भी करते हैं, निवेश के आधार पर भी करते हैं और स्वामित्व के आधार पर भी करते हैं। और जब स्वामित्व में हम सार्वजनिक उद्योगों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के उद्योगों का भी अध्ययन करते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो केवल ज्योग्राफी से संबंधित है या ज्योग्राफी में जो हम अध्ययन करने वाले हैं, तो उनका हम यहाँ अध्ययन नहीं करेंगे। और यहां मैं आपको बताऊं कि हम आरएस को टारगेट विशेष रूप से पहले बना रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी साथ साथ ले रहे हैं। तो दोनों को समायोजित यानी संतुलित आधार पर हम पहले अध्ययन करेंगे। और सामान्यतः अगस्त में इसको करवाना था, लेकिन अगस्त के साथ साथ यदि सितंबर तक भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली आपको केवल 1 ही घंटा जो है इस क्लास के लिए देना है। पूरे 24 घंटे में अपने आप को मैनेज करिए कि 1 घंटा जो है मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़नी है, बाकी शेष टाइम आप अन्य सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को तो मैं विशेष रूप से कहने वाला हूं कि पहले से ही आप अपने सिलेबस में 100 टॉपिक को अंडरलाइन कर लीजिए और उन 100 टॉपिक 100 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 150 में से यदि 100 प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं तो प्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्री इजीली निकल जाएगा। 100 क्वेश्चंस को आप टारगेट बनाइए, यानी 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 100 क्वेश्चन का मतलब 100 टॉपिक्स, टॉपिक का मतलब बिंदु नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के इतिहास में जाते हैं तो आपके लिखा हुआ है पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण और कांस्य युगीन तक की सभ्यता है। तो आप सभ्यताओं को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, छोटा टॉपिक है। राजस्थान का एकीकरण लिखा हुआ है तो एकीकरण को एक टॉपिक मान के अच्छे से तैयार करिए। जनजाति और किसान आंदोलन है, इनको एक टॉपिक मान के अच्छे से तैयार करिए। प्रजामंडल आंदोलन है, इनको एक टॉपिक मान के अच्छे से तैयार कर लिए। यदि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं और पूरे सिलेबस को याद करने की अपेक्षा, पूरे सिलेबस को रटने की अपेक्षा यदि मात्र 100 पॉइंट्स आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और साथ ही साथ करंट को लेके, यानी कि पिछले 6 महीनों का जो करंट, वैसे हम 15 सितंबर से लगाकर 20 सितंबर तक या 20 से 25 के बीच में 4 से 5 दिन करंट अफेयर्स की विशेष रूप से आरएस के लिए क्लास लेने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान, इनको लेके करंट के जितने भी प्रश्न हम लोग बनने वाले हैं वह केवल डेली 1-1 घंटे पढ़ेंगे। तो 10 दिन में हम पूरा ही सिलेबस करंट का भी कर लेंगे। इसीलिए करंट को भी धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। हालांकि हम अपनी तैयारी करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप भी अपनी तैयारी को निरंतर रखें। करंट अफेयर्स को टाइम दीजिए। अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को पहले से ही टारगेट बनाकर 100 टॉपिक पे आप तैयारी कीजिए। और जो आर्थिक समीक्षा जो चल रही है
इसको भी पढ़िए और इसके साथ जो टॉपिक ज्योग्राफी के अंतर्गत है उनका भी निरंतर अध्ययन करते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।